नमस्कार, एरू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन और हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में O2 का क्या यूज होता है, हम जो फूड खाते हैं रेस्पिरेशन का उसमें क्या रोल होता है, हमें जो एनर्जी प्राप्त होता है उसमें एटीपी बनता है और एटीपी कितना होता है ये हमने पढ़ा था। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। साथ साथ हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एक और टाइप के बारे में मैंने बताया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था खून का कैसा रंग होता है, अगर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो कौन सा कलर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। तो ये थी कुछ बातें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, तो हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना और आपके लिए हम ऐसे ही मजेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहे। अब हम जानेंगे कि इंसानों में श्वसन कैसे होती है, हम कैसे O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं, और हम साथ साथ हम पढ़ेंगे कि कितना इनहेल कर सकते हैं हम ऑक्सीजन को, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपायरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे जो बर्ड्स में साउंड बॉक्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन में साउंड बॉक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडम एप्पल किस किस में पाया जाता है, और हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, हम पढ़ेंगे स्टैटिक लंग वॉल्यूम के बारे में। तो ये सारी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमने ये लंग्स का डायग्राम बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं नोज, ये है माउथ, हम सब जानते हैं इसके बारे में। इसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। और आप ऐसे देखते होगे ना, ब्रोंकाई के अंदर ना ऐसे बहुत सारे पार्ट्स निकले होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल। इसमें ऐसे ये देख रहे हो ना, अंगूर के गुच्छे की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं और यहीं पे होता है O2 CO2 का एक्सचेंज। यही वो मेन पार्ट है जहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को डिफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, मैं आपको बताऊं कि ये सबसे छोटी यूनिट होती है लंग्स की। लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हम लोगों को क्या आंसर करना है। लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। इसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एल्वियोलाई का काम क्या है, सीधा आपको कहना है O2 और CO2 का एक्सचेंज। एल्वियोलाई का क्या काम है, एल्वियोलाई हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, और ये जो एक्सचेंज की प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और हमेशा याद रखना है, डिफ्यूजन केवल और केवल गैस का होता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे देखो ये है हमारा एल्वियोलाई, यहाँ क्या होता है O2 CO2 का एक्सचेंज। ये क्या है, ये है हमारा हार्ट। अभी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल। यहाँ से हमने लिया ऑक्सीजन, ये पहले आया हमारे ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल में आया। यहाँ पे क्या है ना, ये O2 क्या करेगा, ये सारी एल्वियोलाई है, बहुत सारी एल्वियोलाई होती है हमारे लंग्स में, बहुत सारी। आप ये देख पा रहे होगे ये तो डॉट्स है, ठीक है, ये सारे बहुत सारे डॉट्स है, इसको हमने कह दिया एल्वियोलाई। और उसके बगल में रेड रेड लाल रंग की नली दिख रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे खून है वहां पे। तो वो क्या है, वो एक्चुअली ब्लड है, ब्लड वेसल से वो वहां से क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफर हो रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, ये ब्लड है चारों ओर ना, यहाँ ये सब ब्लड है, इसके चारों ओर ब्लड है, ये ब्लड फ्लो कर रहे हैं, ये यहाँ पे ब्लड है। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये O2 क्या करेगा, मान लो कि ऐसे ब्लड आया, ऐसे गया और यहाँ से फिर हमारे बॉडी में आ गया, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ये जो ब्लड जा रहा है इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये पहले क्या हुआ, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे ब्लड में आया, O2 प्लस Hb, मतलब अभी इस ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्लड के थ्रू जाएगा ऑक्सीजन, सबसे पहले जाएगा हार्ट में जाएगा, उसके बाद हार्ट से पंप होके पूरे बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा हार्ट में ब्लड कैसे पंप होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखें अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहां से तो आ गया O2, क्या हुआ, हमारे एल्वियोलाई से निकल के हमारे ब्लड में आ गया, हमारे हेमोग्लोबिन के साथ मिलके बॉडी में आ गया। अभी क्या होगा, बॉडी में जहां जहां यूज होगा, जहां जहां यूज करने हैं वहां वहां यूज हो जाएंगे ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में हर जगह यूज हो जाएंगे, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। अब क्या होगा,
होगा, देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये तो बॉडी है, बॉडी में हमने तो O2 पहुंचा दिया, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज होंगे, तो ये देखो यहाँ से आएंगे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ, तो ये ऐसे आएंगे यहाँ पे, दोनों मिल गए ना, इधर देखो दोनों ब्लड मिल गए ना। अभी क्या कहने का मतलब है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का क्या मतलब है, इस ब्लड के साथ क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 एल्वियोलाई में जाएगा और फिर ये ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया में होते होते ये चला जाएगा बाहर, CO2 बाहर रिलीज हो जाएगा और ये साइकिल चलते रहेगा। ये पिक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो गई है, बहुत सारा चीज मैंने लिख दिया एक ही के ऊपर, तो समझने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इरेज करूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, आप समझ पाओगे। बहुत आसान है ये और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मुझे तो बहुत मजा आता है, आपको भी मजा आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस एल्वियोलाई बनाएंगे, ये हम बनाएंगे एल्वियोलाई। हम हार्ट भी बनाएंगे, ये लो हमने बना दिया हार्ट, 4 चैम्बर का हार्ट हम बनाएंगे। देखो इससे पहले हमने डायग्राम आपको बता दिया है, डायग्राम कैसा होता है। हमने एक एल्वियोलाई बनाया है, ये रहा एल्वियोलाई, ये रहा हमारा हार्ट। हमने डायग्राम पहले आपको बनाकर बता दिया है कैसा होता है, आपको पता है एल्वियोलाई किसको कहते हैं, आपको पता है हार्ट किसको कहते हैं, हार्ट कहाँ होता है, एल्वियोलाई कहाँ होता है, आपको पता है। तो मैं आपको बताऊं क्या होगा। देखो हमने O2 इनहेल किया, O2 आया, अभी क्या करेगा, यहाँ पे ब्लड चल रहा होता है, ब्लड ये कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हमारे हार्ट से पंप होके और हमारे बॉडी में जाएगा, है ना। तो ये जो ब्लड है, यहाँ जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के साथ और क्या है, O2 है। O2 कहने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है, वो पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंप होके पूरे बॉडी में चला जाएगा और यहाँ पे O2 का यूज हो जाएगा, यहाँ पे O2 रिलीज कर देगा, ब्लड से यहाँ पे O2 रिलीज हो जाएगा और हमारे बॉडी में जहां जहां जरूरत है वहां वहां O2 का यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी O2 का यूज तो हो गया हमारे बॉडी में, तो अभी क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अभी ये CO2 क्या होगा, इधर से ऐसे आएगा, यहाँ से फिर पंप होके और फिर से देखो इधर आएगा, यहाँ एल्वियोलाई के पास। इसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो नली देख रहे हो, इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड क्यों, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अशुद्ध रक्त है, ये क्या है, अशुद्ध रक्त। और ये यहाँ पे क्या है, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, शुद्ध रक्त। याद रखना है आपको। तो शुद्ध रक्त सबसे पहले हार्ट में जाएगा, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, वहां से पंप होके हमारे बॉडी में आएगा, बॉडी में O2 का यूज हो जाएगा, O2 का यूज हो जाने के बाद CO2 बनेगा और फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंप होके वापस एल्वियोलाई के पास जाएगा। देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो वाल्व है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो नली है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो नली है, देखो दोनों जुड़ जा रहा है। अभी क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर और ये फिर से ब्लड जो है ना वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया है तो ये ब्लड फिर से लाल होते चला जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। और देखो क्या होगा, यहाँ से देखो ऑक्सीजन अंदर और ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो आपको समझ में आया कि हम कैसे O2 लेते हैं, कैसे CO2 छोड़ते हैं। ये इतना बताने का मतलब यही था कि एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में होता है O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। मैंने आपको समझाया अच्छे से कि O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे बॉडी में ब्लड का पंप होता है, वो कौन करता है, वो हार्ट करता है ना। मैंने आपको बताया एक सवाल, चैप्टर शुरू करने के साथ साथ ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट लंग्स की क्या होती है। तो लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एल्वियोलाई। देखो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया, इसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ये जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकाई ब्रोंकियोल पता लग गया आपको। और यहाँ होते हैं एल्वियोलाई, ये जितने डॉट डॉट देख रहे हो ये सारे हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के बगल में जो लाल लाल दिख रहा है, खून जैसा दिख रहा है आपको अंदर, रेड रेड डॉट डॉट के बगल में जो रेड रेड दिख रहा है, वो सारे ब्लड हैं, वो सारे ब्लड की नली है। और वहीं पे होते हैं O2 CO2 का एक्सचेंज। ब्लड क्या करता है, वहां से O2 को लेकर जाएगा हार्ट के पास, हार्ट से फिर पंप हो जाएगा हमारे बॉडी में और फिर ब्लड क्या करेगा, फिर वापस CO2 ले जाएगा एल्वियोलाई के पास और CO2 हमारे बॉडी से रिलीज हो जाएगा। आप लोगों ने समझा इसको। देखो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं, यही है एल्वियोलाई। और इसको मैं अगर एक को दिखाऊं कैसा होता है तो ऐसा होता है। देखो यहाँ से क्या आया, यहाँ से O2 आया, O2 क्या हुआ, हमारे ब्लड के साथ आ गया और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक हार्ट, हमने बना दिया एक हार्ट 4 चेम्बर का। अभी ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ, यहाँ से हमारे
बॉडी में पंप हो जाएगा। हमारे बॉडी में पंप होने के बाद क्या होगा, यहाँ O2 का यूज हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, CO2 जो होगा यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे क्या है CO2, ये क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये CO2 निकल रहा है, देखो यहाँ पे निकल रहा है, ये CO2 बाहर रिलीज हो जाएगा बॉडी से। समझ पा रहे हो, मैंने बताया आपको, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि एल्वियोलाई में O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे होते हैं। लंग्स की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स कौन होता है, एल्वियोलाई। याद रखना है O2 CO2 का एक्सचेंज कहाँ होगा, एल्वियोलाई में। मेथड क्या होता है, जिस प्रोसेस से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है उस विधि को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, और विसरण हमेशा गैसों का होता है। तो याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे डायफ्राम के बारे में। ये डायफ्राम क्या होता है, देखो ये जो आप देख रहे हो पैराशूट जैसा, ये जो आप देख रहे हो यही है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम होता है, डायफ्राम हमें ना सांस लेने में, छींकने में और हिचकी लेने में मदद करता है। हेल्प्स इन ब्रीदिंग, हेल्प्स इन स्नीजिंग और हेल्प्स इन हिकअप। तो ये हमें सांस लेने में, स्नीज करने में, छींकने में और हिकअप यानी हिचकी लेने में बहुत मदद करता है। देखो ब्रीद करना ये टोटली डिफरेंट है, रेस्पिरेशन टोटली डिफरेंट है। रेस्पिरेशन में हम लोग O2 लेते थे, O2 हमारे शरीर में आता था और उससे हम लोग भोजन तोड़ते थे, ग्लूकोज तोड़ते थे, एनर्जी बनाते थे। और हम लोग सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, इसको हम लोग ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ का क्या मतलब होता है, अंदर लेना बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीथ कहेंगे। और रेस्पिरेशन टोटली अलग है। तो आप कभी ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ब्रीथ और रेस्पिरेशन दोनों एक ही होता है। तो डायफ्राम क्या करता है, हमें सांस लेने में मदद करता है, हमें छींकने में मदद करता है, और हिचकी जब हम लेते हैं, जब हमें हिक्कप आती है तो बहुत हेल्प करता है। यही था डायफ्राम के बारे में। अब ट्रैकिया होता है ना, ये है हमारा नोज, ये है हमारा माउथ, यहाँ होता है ये जो देख रहे हो, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये अंदर वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स। ह्यूमन में जो साउंड बॉक्स होते हैं उसको लैरिंग्स कहते हैं। ये क्या है, ये है हमारा एडम एप्पल। एडम एप्पल का काम कुछ नहीं होता, ये इसका कोई काम नहीं होता है, नो वर्क, कोई वर्क नहीं। तो साउंड बॉक्स जो होते हैं ह्यूमंस में उसको क्या कहते हैं, लैरिंग। लेकिन एक और बात, पक्षियों में जो साउंड बॉक्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, पक्षियों में जो साउंड बॉक्स होता है वो कुछ ऐसा दिखता है और इसको हम लोग बोलते हैं सेरिंग्स। देखो एडम एप्पल के बारे में, एडम एप्पल केवल मेल में पाया जाता है। मेल कहने का क्या मतलब है, एडम एप्पल केवल नर में पाया जाता है, ये मादाओं में नहीं होता, ये फीमेल्स में नहीं होता। एडम एप्पल का बेसिकली कोई काम नहीं होता है। देखो एडम एप्पल के बारे में कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे एडम और ईव की कहानी, आदम और हव्वा की कहानी। तो उसमें क्या हुआ था, जब एडम ने पहली बार सेब खाया था तो वो गले में अटक गया था एडम के, तो शायद लिए एडम एप्पल कहा जाता है, शायद पता नहीं, पर एडम एप्पल का कोई काम नहीं होता। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है एडम एप्पल, ऐसे होता है। ये होता है साउंड बॉक्स, तो हम लोग कहते हैं लैरिंग्स। ये होता है एडम एप्पल। अब बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बता रहा था, देखो मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये वाला जो लंग है इसके मुकाबले ये छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा हार्ट, और हार्ट की वजह से ये थोड़ा सा छोटा होता है। हार्ट हमारा होता है 4 चैम्बर का, हमारा हार्ट होता है। अब मैं बताता हूँ, ये जो हमारा माउथ है यहाँ पर होता है एपिग्लोटिस, तो हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे होता है, इसको हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स, मतलब लैरिंग्स। और आगे ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं एडम एप्पल, इसको कहते हैं ट्रेकिया। अब ट्रेकिया से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के अंदर होते हैं ब्रोंक्यूल्स, इसमें एल्वियोलाई होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो बहुत सारे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोंक्यूल। इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। यहाँ होता है डायफ्राम। डायफ्राम हमें मदद करता है स्नीजिंग में, ब्रीदिंग में और हिकअप में। तो ये क्या है, डायफ्राम। हिंदी वाले बच्चों को काफी बार इंग्लिश नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में लिख दिया जाए। ट्रेकिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन नली, श्वसन नली। उसके बाद ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकाई को कहते हैं श्वसनी। ब्रोंक्यूल को क्या कहते हैं, श्वसनिका। एल्वियोलाई को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई को कहते हैं। तो नाम मैंने बता दिए सारे, किसको क्या कहते हैं। अभी क्या करने हैं, आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कल मैंने आपको बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन आता है, तो प्रोडक्ट क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है CO2, प्रोडक्ट निकलता है H2O, और क्या निकलता है ATP। ATP कितने निकलते हैं,
38। ये 38 कहाँ से निकलते हैं? ग्लूकोज जब हम लोगों ने खाया तो ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट। और जब ये ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? देखो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6। पायरुवेट कितने का होता है? 3 कार्बन का होता है। तो यहाँ 6 है, ये 3 है, तो कितने पायरुवेट बनेंगे? 2 पायरुवेट बनेंगे। तो ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनेगा तो यहाँ पे कितने एटीपी फॉर्म होंगे? 2। उसके बाद देखो क्रेब साइकिल चलेगा और यहाँ देख रहे हो आप, जब क्रेब साइकिल शुरू होगा और जब यहाँ पे CO2 बनेगा, तो जब CO2 रिलीज होगा, CO2 जब बनेगा उस टाइम भी एटीपी बनेंगे। और कितने एटीपी बनेंगे? अभी भी 2 ही एटीपी बनेंगे। अब जब क्रेब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तब क्या होगा? H2O बनेगा, वाटर बनेगा, एटीपी फॉर्म होंगे। और कितने एटीपी फॉर्म होंगे? 34 एटीपी फॉर्म होंगे। ये देखो मैंने क्या कहा था, तो एटीपी कितने बनते हैं? 38। और कैसे? ये 2 एटीपी है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने? 2। फिर क्रेब साइकिल से जब CO2 रिलीज हुआ, जब CO2 बना तब कितने बने? 2। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हुआ, जब वाटर बना तब कितने बने? 34। टोटल कितने हो गए? 38। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको ध्यान में रखना। मैंने क्यों कहा था कि 36 भी ऑप्शन में हो तो आप उसको टिक कर देना, वो सही होगा। ये 2 एटीपी तो बाहर बन रहे हैं ना, ये 36 अंदर बन रहे हैं। 2 + 34 36, तो इसलिए कभी कभी 36 ऑप्शन में होगा तो 36 ऑप्शन टिक करना है, वरना जनरली 38 ही बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कि चूल्हा जो होता है, जो देसी चूल्हा होता है, वो और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक जैसे ही होते हैं। अब पूछोगे कैसे? यहाँ पे लकड़ी की जरूरत होती है जलाने के लिए, है ना? तो लकड़ी में क्या है? लकड़ी में है कार्बन, ऑक्सीजन भी जा ही रहा है, आग जल रहा है तो हवा जा ही रहा है, हवा जा ही रहा है, O2 जा रहा है, तो यहाँ से क्या जा रहा है? O2, ऑक्सीजन, है ना? अब क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है तो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें? CO2। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी हम ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 6 12 6। यहाँ से O2 लिया हमने, O2 लिया, ऑक्सीजन मिला हम लोगों को। प्रोडक्ट में क्या बना? CO2। प्रोडक्ट में क्या बना? H2O। फिर क्या बना? ATP। यहाँ पे भी देखो कार्बन मिल रहा है, लकड़ी जलने के लिए यूज होता है तो लकड़ी में कार्बन होता है, कार्बन यूज हुआ। O2 भी यूज हो रहा है, हवा से O2 जा रहा है, आग जल रहा है O2 के कारण। प्रोडक्ट में आप देख रहे हो धुआं निकल रहा है, कहने का क्या मतलब? CO2 भी यहाँ बन रहा है। आपने देखा होगा लकड़ी जब जलती है तो नमी होती है, थोड़ी सी नमी होती है, तो H2O भी हमारे आ रहे हैं। और उसके बाद आग जल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, ATP भी बन रहा है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी वाटर बन रहे हैं, यहाँ भी वाटर बन रहे हैं, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ATP यहाँ भी बन रहा है, ATP यहाँ भी बन रहा है, तो लगभग दोनों सेम ही है। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग एनर्जी मॉलिक्यूल भी कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहने का क्या मतलब? ये एक केमिकल है और इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिक लंग वॉल्यूम। सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? ज्वारीय आयतन। क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। इट इज अप्रॉक्स 500 ml, दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। कहने का क्या मतलब है कि हम नॉर्मली जो रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मली जो हम लोग इनहेल करते हैं, नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं और नॉर्मल तरीके से जो छोड़ते हैं, वो कितना ml सांस हम लेते हैं और कितना ml छोड़ते हैं? लगभग 500 ml सांस लेते हैं और 500 ml ही छोड़ते हैं। इसको हम लोग लेना और इसको हम लोग छोड़ना समझेंगे, ठीक है? तो 500 ml ये है पर ब्रीथ। स्वस्थ इंसान 1 मिनट में लगभग 15 बार सांस लेता है। 15 बार कहने का मतलब 500 × 15, 1 मिनट में लगभग 7500। इस हिसाब से हमारा ये रेशियो ठीक ही है, 6000 से 8000 ml तक। तो यही था हमारा टाइडल वॉल्यूम। अब हम जानेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। हम लोगों ने नॉर्मली सांस लिया, उसके ऊपर से ज्यादा कितना सांस हम ले सकते हैं? उसके ऊपर लगभग 2500 से 3000 ml सांस हम खींच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो देखो हमने सांस लिया, नॉर्मली सांस लिया, इसके अलावा हम जोर से कितना खींच सकते हैं? खींचकर सांस कितना ले सकते हैं? ये लिया तो ये कितना होगा एवरेज? ये लगभग 2500 से 3000 ml तक होगा। 500 तो पहले से ही है, उसके अलावा ये 2500 और 3000 है। तो ये होता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद रखना है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको कहते हैं? कि जो हमने सांस ले रखा है नॉर्मली, उसके ऊपर से खींचकर कितना सांस ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कहने का मतलब समझ रहे हो? इंस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाला, एक्सपिरेटरी मतलब सांस छोड़ने वाला। कि नॉर्मली जो हम सांस छोड़ते हैं
छोड़ दिया। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कितना छोड़ सकते हैं जोर लगाकर? ये जो हमने छोड़ा, तो पहले तो हम लोग छोड़ रखा था नॉर्मली के अलावे एडिशनल हम लोगों ने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, छोड़ा हमने सांस को जानबूझकर, जबरदस्ती। वो कितना होगा? वो होगा 1000 ml से लेकर 1100 ml तक। ये समझ गए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हम लोगों ने वो जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया था, हम लोगों ने वो जो नॉर्मल सांस हम लोगों ने 500 ml खींचा था, उसके अलावे भी हम लोगों ने जबरदस्ती सांस खींचा, तो कितना खींचा? 2500 से 3000। लेकिन हम लोगों ने जो सांस छोड़ा था, नॉर्मल जो हम लोगों ने सांस छोड़ा था, वो तो पहले हम लोगों ने 500 ml छोड़ दिया था, और इस 500 ml छोड़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने छोड़ा था, तो वो कितना था? 1000 ml। कहने का मतलब यहाँ हम 2500 ले रहे हैं, लेकिन छोड़ हम 1000 ही रहे, तो कुछ ना कुछ तो बच ही जा रहा है ना। तो कितना बच जा रहा है? लगभग 1100 से लेकर 1100 ml से लेकर और 1200 ml तक बच जा रहा है। तो फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बावजूद 1100 ml से लेकर 1200 ml सांसें जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो बच जा रहा है हमारे लंग्स में। ये पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब आईसी के बारे में देखेंगे। ये कैपेसिटी कहने का क्या मतलब होता है? ये क्षमता है। कहने का मतलब वो तो ज्यादा से ज्यादा छोड़ रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ले रहे थे, यही था ना। अब हमारी क्षमता देखेंगे लंग्स की कितनी है कैपेसिटी। देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहने का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना सांस ले सकते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। कहने का क्या मतलब, वहां हम लोगों ने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या किया था? हम लोगों ने जब नॉर्मली सांस लिया था, उसके बाद हम लोगों ने जोर से सांस लिया था कि कितना ले सकते हैं। यहां क्या होता है, टोटल कितना हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं। एक नॉर्मल एक्सपायर मतलब हम लोगों ने नॉर्मल 500 ml सांस छोड़ दिया, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना सांस ले सकते हैं। तो क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम कहने का क्या मतलब, 500 ml उसको प्लस करेंगे तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल निकल जाएगा। और ये IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था हमारा, लगभग कितना था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा, तो 2500 से 3000 के आसपास। तो ये हमें क्या करना है, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है। ये देखो, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस कर देंगे तो ये निकल जाएंगे। वो याद करने, नॉर्मली कितना ml छोड़ते हैं? 500। कितना ml लेते हैं? 500 ml। बस यही याद करना है, बाकी हमें बस ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी रटने की जरूरत नहीं है सारी, इतना ये छोड़ता है उतना वो छोड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हम लोग छोड़ सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल सांस लिया हम लोगों ने, नॉर्मल सांस लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा कितना छोड़ सकते हैं। वहां हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में नॉर्मली सांस छोड़ रहे थे, और नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा हम लोग और कितना छोड़ रहे थे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जब पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो नॉर्मली हम लोग 500 ml छोड़ रहे थे प्लस हम लोग जो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जबरदस्ती जो छोड़ रहे थे, कहने का मतलब ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको प्लस कर देंगे, एक्सपिरेटरी का कैपेसिटी निकल जाएगा EC। तो EC का फॉर्मूला क्या होगा, TB प्लस ERV, याद रखना है। अब आता है हमारा फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। कहने का क्या मतलब है, नॉर्मली सांस छोड़ दिया, और नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हमारे अंदर जो सांस बचेगा वो कितना बच सकता है, कैपेसिटी कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना बच सकता है। कहने का मतलब क्या है, ERV ज्यादा से ज्यादा हम कितना छोड़ सकते थे, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग छोड़ सकते थे कितना, हम लोग लगभग ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना कर सकते थे, 1000 से 1100, है ना, 1100 ml था। नॉर्मली छोड़ने के बाद इतना ज्यादा से ज्यादा हम छोड़ सकते थे। क्या कह रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितना रह जाएगा। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हम छोड़ रहे थे जबरदस्ती, तो वो कहां छोड़ रहे थे, ERV में, वो कितना था 1000 से 1100, ये हमारा बच जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायरेट करने के बाद तो हम कर ही नहीं रहे, तो ये 1000 यहां है हमारा प्लस। अब हमने आपको बताया था रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। एक बार नॉर्मली हम इंस्पायरेट करते थे, नॉर्मली लिया, इसके लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते थे, 2500 ml के आसपास ले सकते थे। लेकिन नॉर्मली हम जो सांस छोड़ रहे हैं 500 छोड़ दिया, 500 ml, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा कितना छोड़ सकते हैं, बस 1000। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे लंग्स में है, वो हमारे लंग्स में कहीं ना कहीं वो ml, उतना ml बचा हुआ है जितना का गैप है हमारे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। तो हमारे जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो तो वही होता है ना कि जबरदस्ती हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो सांस बचा हुआ है वही है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वो जो सांस हमारे लंग्स में बचा हुआ है वो लगभग 1200 होता है। तो 1000 वो जो हम जबरदस्ती छोड़ते और 1200 ये जो बचा हुआ है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, लगभग 2200।
तो ये हो जाएंगे हमारे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो कहने का मतलब ये हमें याद नहीं करना, ये तो वेरी होते हैं पर्सन टू पर्सन। हमें क्या करने हैं, हमें ये फॉर्मूला याद करना। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन में एक टॉपिक, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया एटमॉस्फेयर से, उसका प्रेशर कितना था बाहर और अंदर कितना हुआ, और हम लोगों ने जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा वो अंदर कितना था हमारे शरीर के अंदर और बाहर जाकर कितना हुआ, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। O2 जब वातावरण में होता है तो ये कितना होता है, 159 mmHg। mmHg का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको ये बताना है। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर मापने का तरीका होता है जिससे हम लोग प्रेशर मापते हैं। तो जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होंगे तो कितना होंगे, 159 mmHg। जैसे ही ये हमारे लंग्स में जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर कितने हो जाएंगे, 104 mmHg। ठीक है। पहले मैं ऑक्सीजन का बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब हमारे एल्वियोलाई में जाएंगे वो ऑक्सीजन तो कितने हो जाएंगे, 104 mmHg। और जब फिर वहां से ब्लड में आएंगे, जब हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएंगे तब कितना होगा, 95 mmHg। ठीक है, 95 mmHg जब हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। और जब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा, कहने का मतलब जब यहां आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ये कितना हो जाएगा, 40 mmHg। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। जब यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ होगा बॉडी टिश्यू में होगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा प्रेशर, कितने mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा, यहाँ पे होगा 45 mmHg। देखो 45 mmHg है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। देखो जब बॉडी टिश्यू में है तब। अब क्या होगा, यहां से जब ये जाएगा एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में प्रेशर कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 40 mmHg। देखो इसको अच्छे से समझते हैं हम, वो थोड़ा हेक्टिक हो गया। देखो जब एटमॉस्फेयर में होगा ऑक्सीजन 159 mmHg, सारे जो है वो mmHg में मापे जाएंगे, याद रखना है। एटमॉस्फेयर एयर में होगा ऑक्सीजन तब 159 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करेंगे, जब हम लोग प्रॉपर नाक से छोड़ देंगे, तब एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 0.3 mmHg। जब एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंचेगा तो कितना होगा, 104 mmHg। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा तो कितना होगा, 40 mmHg। अब देखो ब्लड की जब बात हुई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात मैं करूं, देखो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है तो कितना प्रेशर होगा, 40 mmHg होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, तो तभी कितना होगा प्रेशर, 45 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेशर कितनी होगी वहां पे, 95 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर कितनी होगी, 40 mmHg। ठीक है। अब जब टिश्यूज में होंगे, जब बॉडी में होंगे, ऑक्सीजन की प्रेशर 40 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर कितनी होगी, 45 होगी। क्यों, देखो इसको और इसको मैच करने की कोशिश करना। एयर बाहर फॉर्म हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर है 159 है। वैसे ही हमारे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी है। और देखो उसके बाद में बताऊं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो टिश्यू में आते आते ये उसका लास्ट स्टेज होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन कमजोर पड़ जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो कितने होते हैं, 40 mmHg। और जब हम लोग रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लास्ट स्टेज होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एकदम रिलीज कर दिया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अंतिम स्टेज है, यहाँ पे उसके बाद कोई काम नहीं है। तो वहां पे प्रेशर कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और कितना होता है, 0.3 mmHg। ये समझ गए आप लोग अच्छे से। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। कहने का मतलब ये एक इकाई है जिसका उपयोग दाब को मापने के लिए किया जाता है। सिंपल। अब हम लोग ये पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है, एम्फीसेमा क्या होता है। देखो ये लंग्स से रिलेटेड है, मैंने सोचा बता दूं आपको। तो अस्थमा जो होता है ना, एक हम लोग जब सांस लेते हैं कभी कभी, तो सांस लेते हैं तो दम घुटने लगता है और बहुत परेशानी होती है सांस लेने में। तो वो क्यों होता है, हमारा जो ब्रोंकाई है, हमारा जो ब्रोंकियोल्स है,
है। देखो ये है हमारा लंग्स और इसमें है ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, एल्वियोलाई है ना, और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों जो है ये है ब्रोंकाई। तो ये जो ब्रोंकाई है और ये जो ब्रोंक्यूल है, ये सारे जो ब्रोंक्यूल है इसमें हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन, इसमें सूजन हो जाती है तो हमारे दम घुटने लगते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं अस्थमा। अस्थमा क्या है? अभी देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन हो जाते हैं। वीजिंग का मतलब होता है दम घुटना, और दम घुटने लगते हैं, वही अस्थमा है। अब बात करते हैं एम्फाइसेमा के बारे में। एम्फाइसेमा क्या होता है? इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। अभी क्या होता है ये ना ज्यादातर सिगरेट फूंकने वाले लोगों में होती है। हमारे एल्वियोलाई जो होते हैं, ये जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई में टार जमा हो जाते हैं और बहुत सारे गैसेस भर जाते हैं सिगरेट के। ये जो वॉल है, एल्वियोलर वॉल जो है वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा एल्वियोलाई होंगे हमारे अंदर उतना ज्यादा अच्छा है ना सांस लेने के लिए, उतना ज्यादा O2 CO2 का एक्सचेंज होगा, और जितने ज्यादा कम होंगे उतने ज्यादा सरफेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, हमें बहुत दिक्कत होता है सांस लेने में, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत घट जाते हैं। तो इसी को कहते हैं एम्फाइसेमा। ये ज्यादातर सिगरेट पीने से होता है और सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ होता है। यही था रेस्पिरेशन चैप्टर का अंत। हमने काफी कुछ सीखा इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थी ये। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो अगली बार फिर मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।